तो क्या हो गया है? मिलाए होंगे ना। तो जरा हमें भी फॉरवर्ड कर दो वो पेपर अपना। एक दिन तो हम भी देंगे ना। तो जरा हमें भी भेज दो, फॉरवर्ड कर दो मैं। कितने आए तेरे? बताने लायक आएगा तेरे? तेरे ऐसे क्या दांत दिखा रहा, नंबर बता। है साला मैं। वाह वाह वाह। हाँ भाई, क्या आया? 17। और तेरे पे है? बस तो बता रहा था, ये कर दिया वो कर दिया उड़ा दिया। ये चमत्कार कैसे करके आए भाई तुम? वो भेजना मुझे। सब लोगों को एक एक को बिठाता हूँ कल। और है किसी की? और इधर ये, हाँ ये भी तो है। हम्म। हम्म। इधर बाढ़ में बोल दे फटाफट। पेपर नहीं दिया? हाँ, अब होगी। हम्म। ना देवी हो। तो भाई इधर कोई है वो? हाँ हो। अरे जाले पीछे। बता। हम्म। तो ये सबसे बढ़िया रहा। पेपर सॉल्व करा दूँ? हाँ सॉल्व तो कराऊंगा पहले। हाँ। तेरा। इक्कीस के इसके बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी अभी ना, अभी नहीं है सोचना। अभी जो 170 मेरिट वाले ना, अभी अभी पेपर का जो आया, और समझदारी इसमें जो आया उसे बोलो। और जो कमी हुई है ना, अपने उसे डाउनलोड करो, और जो कमी है उस पर काम करो। ये मूर्खता है जो इसे लेके बैठेगा। अब उसे भूल जाओ। अब उसे एक बार देखो कि कमी कहाँ रही है। अब बहुत सारे थे, हमने कहा ना पहले वो भेजना। नहीं नहीं, पहले हमें पेपर भेजना, हम तेरी सारी सुनेंगे। पहले हम अपनी भेजना। हम प्रॉपर तुझे साथ बिठाएंगे तब बात करेंगे। हमने 2-3 दिन अपने को खाली रख रखा।
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच, रिजल्ट आएगा, सब ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये बड़े बड़े लोगों के चक्कर में मत फंसो कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी। हमने देखे लास्ट टाइम 88 वाले भी। तो यहाँ आ जाओ जरा, अब आगे आने वाले पेपरों को बेकार मत करो, इन पे काम करो। अपने पेपर दे देना, 4 सेट थे ना, इनको हल करवा देंगे तुम्हें, ताकि ऑब्जेक्शन वगैरह लगाना हो तो लग जाएगा ना, तो इसे हल करवा देंगे तुम्हें। ये मेरे नंबर पे भेजना। चलो अच्छा, अब आ जाओ पावर सिस्टम पे, सॉल्व करो। अपने दिमाग को पावर सिस्टम में कंसंट्रेट करो, इन सब चीज़ों से बाहर आओ, पावर सिस्टम का बताओ। और शुभम जी आप लगे रहो जरा, आज ब्लॉक नहीं किसी को करेंगे, हमने कसम खा के आए हैं। आंसर कीजिए, बात खत्म। देखिए सवाल है कि एक एसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए आवश्यक कॉपर का आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही तो दिया। ये हमारा आया है जब हम बेटा हाई वोल्टेज, हाँ सुमित भी तो बैठा है ये, हाँ भाई, हाँ जी, अब तो हाँ जी है, तुम बताओ हाँ जी। चलो ठीक है, हाँ भाई गौरव, कोई नहीं अभी करना। जब बेटा हम लोग उच्च पावर फैक्टर और उच्च हाई वोल्टेज, यानी कि याद है एचवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे, हाई पावर फैक्टर के फायदे, तो उस पर आधारित है। आंसर कीजिए क्या है, नॉट इन करेक्ट, यानी कि करेक्ट क्या है ये। बताओ जी क्या बेटा, प्रॉपर बताना है, प्रॉपर पढ़ना है, समझना है। मैं बार बार इसी चीज पे लड़ाई है मेरी कि आपसे बाकी कोई नाराजगी नहीं कि तुम सवाल को पढ़ नहीं रहे। प्लीज कंसंट्रेट करो इस पे, तब बताओ। पेन निकाल के करके बताओ। देखो बेटा, जो वॉल्यूम था यानी कि आयतन, व्युत्क्रमानी वोल्टेज स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई था कि नहीं बताओ। सिर्फ वोल्टेज तो नहीं था। कुछ बच्चे सोच के चल बैठते हैं कि भाई वी कॉस फाई, ना यार, अगर एक्चुअल फैक्टर की बात करें तो ये वोल्टेज का स्क्वायर, पावर फैक्टर का स्क्वायर, तो ये क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है सिर्फ वोल्टेज के? हम कहते हैं ना जी, वोल्टेज के स्क्वायर के। क्या करंट के होता है? लोड एंगल का तो चर्चा ही नहीं होती, पावर फैक्टर के स्क्वायर के होता है। तो हम लोग क्या आंसर कर रहे हैं कि देखो जी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहां पर क्या करेंगे बेटा, नन ऑफ दिस। फिर देखो तुम्हें और बाकी चीजें याद दिला दूं, जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे या हाई पावर फैक्टर, तो हम साथ में ये लेकर चले थे कि आई एल बराबर में पी बटे √3 VL और बेटा कॉस फाई, चले थे ना ये लेकर। फिर हमने बेटा वोल्टेज ड्रॉप लिखा था, ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप, तो ये लिया था हमने आई एल इंटू। तो वोल्टेज ड्रॉप भी अगर हम देखें तो वोल्टेज ड्रॉप हम आई एल का मान लगाएंगे भाई, P अपॉन में √3 VL और कॉस फाई और RL। 3 फेज के लिए लिखता तो 3 ले लेता, बाकी मेरा मुझे रिलेशन देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। अगर हम वोल्टेज ड्रॉप कहते तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। फिर देखो हम लोग
RL का जो मान है बेटा कंडक्टर के लिए प्यारे बच्चों ये लिखाते हैं, देखिए रो L अपॉन ए। फिर हम ए को इधर लेकर जाते, हमें एरिया मिल जाता। या फिर देखो दूसरी चीज ये भी आपको सिखाई गई थी कि भाई लाइन लॉसेस 3IL² और RL। भाई लाइन लॉसेस ये होता है, तो लाइन लॉसेस में भी बढ़िया चीज ये थी कि लाइन लॉसेस भी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos² φ और VL² आता है। तो हमने कहा देखिए जितना भी उच्च पावर फैक्टर या उच्च ट्रांसमिशन वोल्टेज पर हम ऑपरेट करवाएंगे उतना ही हानियां कम होंगी। और बेटा हानियां कम है इसीलिए जो दक्षता है वो अधिक होगी। पढ़ा हमने ये। जब हम ए का मान निकाल लेते हैं तो बेटा आयतन मिल जाता हमें। देखिए आयतन जो दर्शाता है, आयतन प्यारे बच्चों जो होता है, आयतन होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई। कई बार जैसे इसने आयतन की बात की है बेटा, ये कई बार ना वजन को भी लिख सकता था, वजन बराबर आयतन गुणा पदार्थ की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये लिखा करते हैं। ये होता है, ये सवाल से संबंधित डाटा है जी हमारा। चलो देखो बेटा सस्पेंशन इंसुलेटर, मैंने एक टॉपिक से एक ही सवाल ले रखा है। टोटल हमारे जो टॉपिक मिल जाएंगे आपको इन 45 क्वेश्चंस में, लगभग हमारे 25 अलग अलग टॉपिक है। पहले सवाल पढ़ो, देखो हमने कहा सस्पेंशन इंसुलेटर है। चलिए जी सस्पेंशन इंसुलेटर पहले तो हमने कहा जी 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं। एक है हावलेट टाइप, एक होता है हमारा सीमेंटेड कैप टाइप, एक होता है हमारा कोर या लिंक टाइप। पढ़ाया बेटा ये। फिर हमने ये कहा कि प्रत्येक डिस्क गुरुजी 11 kV फेज वोल्टेज के लिए डिजाइन होती है। इसे हम डिस्क टाइप इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इंसुलेटर हमारा कोयलिन, फ्लैट्सफर और क्वार्ट्ज मटेरियल का जो बना भी होता है। इसे हम ट्रांसमिशन लाइन में या ट्रांसमिशन, बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ट्रांसमिशन में हम जनरली यूज करते हैं। यही तो है। ये हमारा हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि वर्टिकल पोजीशन में इस्तेमाल होता है। यदि बेटा इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल में करें ऐसे, तो इसी को हम स्ट्रेन बोलने लगे थे। अब बात ये आती है, देखिए हमने इसमें क्या क्या सीखा। हमने ये कहा कि देखो जी ये होता है शंट कैपेसिटेंस, होता है जी बेटा। इसमें अगर ये सेल्फ है और ये होता है यहां पर शंट, तो शंट के कारण अलग अलग के क्रॉस अलग अलग वोल्टेज हो जाती है। अब वोल्टेज का बंटवारा कुछ ऐसे होता है कि जो सबसे पास वाले डिस्क में सबसे ज्यादा भाई बच्चों वोल्टेज है, ठीक है जी। अब ये ना होता तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती, लेकिन ये है इसीलिए 100% से कम है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका ये है टोटल वोल्टेज और बेटा नंबर ऑफ डिस्क और गुणा कंडक्टर के पास वाले डिस्क में वोल्टेज। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका हमारे पास होती है कि या तो इनकी ग्रेडिंग कर दो, ग्रेडिंग अलग अलग कैपेसिटेंस का, ये हमारा बेकार तरीका, हम पढ़े ना पढ़े हमारे काम का नहीं है। एक होता है हमारा कि लंबी क्रॉस आर्म्स लगाएं, ठीक है बेटा। एक हम लोगों ने पढ़ा कि हम गार्ड रिंग लगा दीजिए ऐसे, ये तरीके थे। अच्छा अब देखो सवाल हमारा क्या कह रहा है कि सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग तब किया जाता है जब ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है। क्या कह रहा है? जब ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है। अब इसमें हमें कह रहा है कि नॉट वैलिड। नॉट वैलिड मतलब इनकरेक्ट, जो वैलिड नहीं है। अब देखो जी क्या बहुत कम वोल्टेज के लिए करते हो, क्या ये वैलिड है? भाई एक तरह से नॉट वैलिड इनकरेक्ट ही तो बताना है यार बच्चों, है इनकरेक्ट कि नहीं? फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का अच्छे से क्या संबंध है? कोई मतलब हमने पढ़ाया ही नहीं ऐसा कुछ। तो बेटा हम लोग यहां भी लिखते जी सर, यहां पर भी इनकरेक्ट। बेटा स्टडी, हमने तो ऐसा कोई वोल्टेज शब्द आपको सिखाया नहीं यहां इंसुलेटर में, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। भाई इसे ट्रांसमिशन में बहुत उच्च वोल्टेज के लिए हम लोग बढ़िया मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई 33 तक यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो पिन टाइप था,
फिर जितनी भी बड़ी लाइनें हैं हमारी, चाहे आप 66 की बात कर लें, चाहे आप 132 की बात कर लें, 440, सब के लिए हमने यही इस्तेमाल किया है। तो भाई बच्चों यहां पर 1 2 तीनों इनकरेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये सारे के सारे ही इनकरेक्ट है। फिर हमने आपको ये भी सिखाया, देखो भाई स्ट्रेन इंसुलेटर को ट्रांसमिशन में आप ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहां डेड एंड हो लाइन का, या फिर जहां शार्प कर्व हो। बताया एक आपको यार सैकले बताया, सैकले जैसे हम लोग ने ऐसे घिरनी टाइप होती है, तो हमने कहा भाई 11 केवी से कम नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं इसे, तो ये भी घुमाने पर या डेड एंड पर हम इस्तेमाल करेंगे। एक हमने कहा कि भाई स्टे इंसुलेटर, स्टे वायर में एग टाइप इंसुलेटर नहीं होता, ये स्टे वायर की बात आ गई। ज्यादातर गैल्वेनाइज आयरन के बनाओगे, कितने एंगल पर लगाओगे, होनी चाहिए 45, लेकिन प्रैक्टिकली 30 पर होती है। स्टे इंसुलेटर 3 मीटर ऊंचाई पर लगता है। यही तो चीजें सिखाई इससे संबंधित। अच्छा जी, ये सब इंसुलेटर की कहानी है हमारी। एक पोस्ट टाइप इंसुलेटर है जो ज्यादातर सब स्टेशन स्विच गियर इक्विपमेंट पर इस्तेमाल किया जाता है जी, पढ़ाए ना ये सारी चीजें। अब सेफ्टी फैक्टर सिखाया किस में, अरे पिन टाइप में भी बताया। और तो सेफ्टी फैक्टर ग्रेटर देन 1, ये याद रखना, जिसका सेफ्टी फैक्टर ज्यादा था वो उतना बेकार था, उतना बढ़िया नहीं माना जाता। तो ये पूरी की पूरी कहानी तुम्हें सुना रखी है भाई, इसी से संबंधित हमने छोटा सा सवाल डाल दिया। अब नेक्स्ट ये चलो, जैसे डीसी के लिए पूछ ले एग्जामिनर, भाई कहानी तो सुनानी, रिवाइज ही तो करवाना पूरी चीजें। डीसी के लिए पूछ ले क्या ऑब्जेक्टिव, कि डीसी के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी है, आपको जी 100% है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% से कम होने का कारण क्या है जी, शंट कैपेसिटेंस है। गार्ड रिंग मेथड को हम शिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना, स्टैटिक शिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंसुलेटर ही तो है, और क्या है। तो जैसे ही कोई मतलब सवाल मिले तो उस सवाल से संबंधित सारे बिंदुओं को अपने दिमाग में लाओ, ना कि बस सिर्फ ऑप्शन तक सीमित रह जाओ। तो ऐसे में आप बहुत कम सवालों में बहुत सारी चीजों को दोहरा सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग दक्षता को किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता, यही तो दिया। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। अब बस जो आपको नॉलेज है सब पढ़ रखा है यार आपने, बस आपको इन ऑप्शन के हिसाब से अपनी नॉलेज को फिट बैठा के उत्तर करना है, और कुछ नहीं। बताओ जी, ये लगाओगे, देखो प्रोवाइड ए गार्ड रिंग, गार्ड रिंग को लगाते हैं, करते हैं ये तो सही है भाई, गार्ड रिंग तो करेंगे। फिर बेटा ग्रेडिंग भी करते हैं इंसुलेटर की, सिखाया था तुम्हें, ये भी करेक्ट था जी। ये कह रहा है कैन नॉट, है ना, नहीं करते, मतलब इनकरेक्ट बता। इंक्रीज द शंट कैपेसिटेंस, आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलेगी ना जी, शंट कैपेसिटेंस को तो कम करने की बात है। तो ये हो गया जी यहां इनकरेक्ट। अभी हमें इनकरेक्ट ही लगाने यहां। यूजिंग आइडेंटिकल इंसुलेटर, आइडेंटिकल का मतलब समान डिस्क। देखो मैच नहीं कर रही बात, जब समान डिस्क है तो यहां आप ग्रेडिंग कह रहे हैं। ग्रेडिंग का मतलब था अलग अलग कैपेसिटेंस के डिस्क लगाना, ये कह रहा समान इंसुलेटर डिस्क, हो गया गलत, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब देखो एक तरीका और सिखा दूं आपको, शायद कुछ काम आए। जब हमें करेक्ट इनकरेक्ट वाले चीजें दे दी जाए, स्टेटमेंट वाले, आपको एक चीज बता दूं, स्टेटमेंट वाले सवाल की कोई शुरुआत आज से नहीं है। आज मैंने 1 घंटा दिया कि जो अभी ये ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे थे ना, तो मैंने ग्रुप डी के पेपर को उठाया। मैंने कहा भाई कभी ये इंजीनियरिंग में ही बीमारी हो नोट वाले, भाई साहब जो बच्चा सिर्फ रट्टा मार के साइंस को चला गया होगा वो ढंग से इसमें से 5 सवाल नहीं लगा सकता। तो ये सिर्फ टेक्निकल में नहीं, ये आजकल हर एग्जाम में है। इस तरह के स्टेटमेंट देना, नॉट वैलिड इनवैलिड पे बात करना,
क्यों? एग्जामिनर को ये पता चल गया कि तू किसी टॉपिक के डेप्थ में ले जा। इससे बढ़िया ये है कि इसे किसी भी चीज की अच्छे से जानकारी है या नहीं ये पता कर ले। अब जब भी आपको जैसे कैन नॉट दे दिया, कैन नॉट बी इंक्रीज, तो हमें एक तरह से पूछा गया है कि भाई स्ट्रिंग एफिशिएंसी इनमें से किस मेथड से नहीं बढ़ाते। तो जैसे 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 आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं इनके सामने लिख लो कि आपकी नॉलेज के हिसाब से करेक्ट या इनकरेक्ट क्या है, और फिर ये देखो कि ऑप्शन में हमें इनकरेक्ट टिक करने हैं। तो अब इन्हें देखो कि भाई किस किस के सामने तुमने इनकरेक्ट रखा है, तो एरर थोड़ा सा और कम होगी। अब क्या है जी, थर्ड और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है बेटा, और यही हमें टिक लगाना था। मतलब हमारी ये नहीं कह रहे कि भाई पूर्णतः समाप्त हो गया एरर, लेकिन आधी 1% एरर यहां भी कम होगी। और देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा कि मैं ज्यादातर सवाल के सामने ये लिख रहा हूं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, और उसके हिसाब से मैच करवा रहा हूं ऑप्शन को। चलो जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन प्रॉपर पढ़ना है। देखो अब हम पहुंच गए डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखो हमने क्या क्या चीजें सीखी है। हमने एक सीखा था फीडर। फीडर वो वायर था बेटा जो सब स्टेशन से लोकल या सेकेंडरी सब स्टेशन तक कनेक्टिंग वायर था, यही तो था। इस पर हम टैपिंग नहीं कर सकते, इसे करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चयन करता है, यही लिया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रेडियल फीडर होता है भाई बच्चों। रेडियल फीडर वो है जिसपे पावर एक तरफ को बहने का रास्ता है। सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है, सबसे सस्ता भी है, लेकिन रिलायबल नहीं है, मतलब भरोसे के लायक नहीं है। क्यों? ब्रेकडाउन हुआ तो आगे के सारे समाप्त। एक रिंगमेन है, एक हमारा इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड सबसे सॉलिड माना गया है भाई। अच्छा, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो लोकल सब स्टेशन है प्यारे बच्चों, वहां से डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को भेज दे, यानी कि हमारे घर के बाहर तक। उसे वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब याद करिए प्लीज एक स्टेटमेंट को। अब वोल्टेज ड्रॉप शब्द आया ना, चलिए, तो कहा यह गया है कि फुल लोड पर वोल्टेज ड्रॉप हम जो अलाउ कर सकते हैं वो 3% है, यही तो था। और फुल लोड पर पावर सर्किट में हम 1% बर्दाश्त करेंगे। कितना? 1%। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप था ये। अब अगर हम इसी में आई रूल में थोड़ा घुसे इस सवाल को लेकर, तो हमने वोल्टेज का वर्गीकरण करने के लिए 28 पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं? और वोल्टेज में वेरिएशन देखो, वोल्टेज ड्रॉप मैंने कहा, शब्द को प्लीज सुन लीजिए। वोल्टेज ड्रॉप अधिकतम 3% फुल लोड पर, किसमें? लोड लाइट वाली सर्किट में, और पावर सर्किट में मात्र 1%, याद होना चाहिए। देखो ये मेजर प्रॉब्लम यही है वालों को। वो वेरिएशन है ना, वही तो शब्द है, वोल्टेज वेरिएशन। हम बार बार चिल्ला रहे कि तुम यही मिस्टेक करके आओगे। वोल्टेज वेरिएशन आई रूल 54 बताता है, इंपॉर्टेंट तुम्हें लिखाया गया और मैंने बार बार कहा है 54। वोल्टेज वेरिएशन ±6%, ये अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप है। ये वोल्टेज वेरिएशन प्लस माइनस, कम या ज्यादा। क्या दिया था? दिखाना भाई। फिर हम बात करते हैं, देखो एक था हमारा सर्विसमैन था जो हमारे घर में सप्लाई लेकर आता है, यही था, जो कि लोड के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। अब आपके सामने ये है, सवाल कह रहा है कि कंडक्टर है जो उपभोक्ता के टर्मिनल को वितरण से जोड़ता है।
यानी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे घर में इस्तेमाल होने वाले लोड को कनेक्ट कर रहा है, वो कहलाता है सर्विस मेन। होता है कि नहीं भाई? अब डिस्ट्रीब्यूटर है, ये है इनकरेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटर तो लोकल सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट एंड तक, यहां तक भेज देगा सप्लाई। फीडर, ये भी इनकरेक्ट है। मेन कपलिंग लाइन, इनकरेक्ट है। अब क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्या है भाई? तीनों, ये था। ढूंढ लिया क्या है? बस मेरे से मार खाओगे, मैं सही बता रहा। मतलब ये वो दोस्त दुख होता है ऐसे में, चिल्ला चिल्ला के ये कही हुई चीजें हैं। क्या 28 याद है मुझे अभी? 48, 49, 34, 35, 54, 55, 77, 79, 80 और 90। अब इससे ज्यादा क्या करूं भाई? तुम इसमें भी कलाकारी कर रहे हो। यही तो बता रखे, इससे ज्यादा तो नहीं बताए, और इससे ज्यादा आते भी नहीं। ओवर थिंकिंग। चलो क्या है? अंडरग्राउंड सिस्टम को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। अब देखो, अंडरग्राउंड पर आ गए। सभी लोग शेयर वेयर भी कर दो, सवाल के आंसर करने पर फोकस करो। देखो, अब ऐसे क्यों छोड़ दे बेचारे को? अंडरग्राउंड सिस्टम है बेटा। हम ये कहते हैं कि अंडरग्राउंड सिस्टम को जनरली हम उतना प्रीफर नहीं करते, यदि हम लोग बहुत ही, अब नन ऑफ दिस का कोई मैटर है नहीं, तो अंडरग्राउंड सिस्टम को जितना हाई वोल्टेज है उतना हम अच्छा नहीं मानेंगे, प्रीफर नहीं करते, क्योंकि इंसुलेशन में मेजर प्रॉब्लम होती है। अंडरग्राउंड केबल की, चलिए जी, आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई है अंडरग्राउंड केबल में? हमने सबसे पहले कहा जी केबल की बनावट, भाई कोर या कंडक्टर, फिर आपने इंसुलेशन, फिर मेटालिक शीट। मेटालिक शीट का काम था नमी से सुरक्षा प्रदान करना। लेड के बनाओ या फिर एल्यूमिनियम के बना लो, इसके ऊपर आपने बेडिंग कर ली, यही तो थे। और उसके बाद तुमने आर्मरिंग, स्टील टेप, स्टील वायर से अपना तुमने बोला चलो जी ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। उसके बाद तुमने सर्विंग कर ली। अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कंडक्टर की सतह पर, और बेटा कम आएगा मेटालिक शीट पर, पढ़ाया। जी मैक्सिमम बटे जी मिनिमम, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी पढ़ लिया, यही तो चीजें थी। फिर हम ये कहते हैं कि देखो यार, स्क्रीन्ड जो केबल था वो तो ठीक है जी, हम 11 तक इस्तेमाल करते थे। फिर बेल्टेड में आते थे तो हम कहते थे वैसे तो 33 तक, लेकिन हम लोग जब एच और एक्सएल बना के हम लोग कहते थे 66 कर लें। हाँ जी, बेल्टेड 11 के भी तो, हाँ बेल्टेड 11, उससे ज्यादा स्क्रीन्ड केबल। देन प्रेशर या गैस वाले केबल, ये ऑयल वाले, गैस वाले, ये वाले पे चले गए। यही तो पढ़ाया था तुम्हें। अब इसमें सवाल क्या दे दिया, देखो हम ज्यादातर 440 वोल्ट तो ठीक है, कम है चलेगा, बढ़िया। 11 भी ठीक है, 33 ठीक है। तो वैसे हम लोग ज्यादातर ये करते हैं कि हम 33 से ज्यादा ही प्रेशर केबल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल जगह अगर दे दिया जाए, कर सकते हैं, जबरदस्ती जिद करें तो हम स्क्रीन्ड केबल को भी कुछ हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके जबरदस्ती कर सकते हैं 66 तक। अदरवाइज बढ़िया तो 33 से ज्यादा प्रेशर केबल ही हो जाते हैं। और यार 66 से ज्यादा इस्तेमाल करना उतना सही माना नहीं जाता, क्योंकि महंगा बहुत है। तो यहां हम कहेंगे कि भाई देखो, कैन नॉट बी ऑपरेटेड हमारे लिए, अगर इन चारों में कंपैरिजन करें तो बेटा इनकरेक्ट सिर्फ यही आएगा। और यही हम कहां कहेंगे, देखो ये। फिर जब अंडरग्राउंड केबल की चर्चा हो ही गई तो भाई हमने ये कहा बच्चों की देखो जी, टेस्टिंग करने के लिए तो हम मैगर को इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई किसमें कौन सा फॉल्ट है जी। और दूरी देखने के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं, मरी और वर्ले। मरी खास है, जैसे दूरी पूछ लिया तो D बराबर Q बटे P प्लस Q इंटू 2L। बताओ ये फॉर्मूला है कि नहीं भाई? P हमारा उस तरफ का रेजिस्टेंस जो तार सही था, और Q उस तरफ है जिधर
फॉल्ट हुआ था। तो डी बराबर, ये मुरली टेस्ट के दूरी है जी, है भाई। ये अपनी अंडरग्राउंड केबल की कहानी है। तो अंडरग्राउंड केबल को एक चीज और याद रखो, जैसे हम लोग एक डायरेक्ट लेन सिस्टम है ना, 0.9 मीटर का गहरा गड्ढा खोदो और केबल को डायरेक्ट बिछा दो, कहते हैं ठीक है जी चला लो, उतना अच्छा तो खैर नहीं मानते। फिर एक हमारा ड्रॉ आउट नहीं, ड्रॉ इन सिस्टम था। एक बेसमेंट बना के तार को रखो, फिर हमारा एक डायरेक्ट लिंक हो गया, एक हमारा ड्रॉ इन हो गया, एक हमारा सॉलिड सिस्टम था। ये हमारे कंडक्टर को जमीन में रखने के तरीके मात्र थे। अंडरग्राउंड केबल के लिए सर्ज इंपीडेंस की जो रेंज है यार, वो 40 ओम से 60 ओम यही तो थी। कई जगह पर 40-50 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा जी। अंडरग्राउंड केबल में इंडक्टिव प्रभाव ना के बराबर है टोटली कैपेसिटिव प्रभाव है जी। तो कैपेसिटिव प्रभाव मतलब लीडिंग। और अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस बताओ सिखा है कि नहीं, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। ये क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अंडरग्राउंड केबल में आपने जो रजिस्टर देखा, सॉरी जो कैपेसिटर पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। कोई दिक्कत नहीं, आर लोगे रेडियस, ठीक है, डायमीटर ले तब भी ठीक है। अब आप लोगों को यह भी याद होगा कि सर जब हम 3 फेज में गए ना, तो हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, देखो CAN बराबर में CE+3, यही नहीं पढ़ा। इससे हम लोग चार्जिंग करंट निकाला करते थे जो कि लीडिंग आएगा। ये अंडरग्राउंड केबल की कहानी है। और अंडरग्राउंड केबल आजकल ITI का बहुत मुख्य टॉपिक है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। इसके डिसएडवांटेज भी है यार, ये महंगा है, मतलब इतना सस्ता नहीं मिल जाएगा तुम्हें, महंगा है। इसमें फॉल्ट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, मेंटेनेंस होता कम है, लेकिन अगर करना पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत है, कठिनाई है। ज्यादा वोल्टेज के लिए महंगा बहुत पड़ेगा, और ज्यादा वोल्टेज के लिए ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत है, तो व्यवस्थाएं रखने में बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरहेड में समस्याएं बहुत है, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सस्ता है भाई। अंडरग्राउंड है, आप ये मानो कि अंडरग्राउंड तो इससे 2 से भी ज्यादा गुना महंगा पड़ता है अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें सेम रेटिंग में। ओवरहेड में फॉल्ट तुरंत दिख जाता है, उसे मेंटेनेंस ज्यादा है ओवरहेड में, लेकिन मेंटेन करना, रिपेयर करना आसान है। चलो अब ये दिया है कि भाई बच्चों गैल्वेनाइज जो स्टील है, गैल्वेनाइज जो स्टील है उससे संबंधित दे दिया, गैल्वेनाइज स्टील से संबंधित दे दिया सवाल। देखो जी, पहले गैल्वेनाइज स्टील से संबंधित ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। स्टे वायर को करते हैं हम लोग, करते हैं ना बेटा, तो ये हमने लिख लिया सर की बढ़िया, ये तो करते हैं हम, करेक्ट है जी। फिर गैल्वेनाइज स्टील से अर्थिंग वाले वायर को करते हैं जी, कंफ्यूज मत होना, गैल्वेनाइज्ड आयरन गैल्वेनाइज स्टील दोनों को कर लेते हैं। अच्छा जी, ये भी ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए भी करते हैं। अरे जब भी किसी की बॉडी वॉडी ये सब बनानी हो तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वही आते हैं सब। मतलब मुझे मोटर डिजाइन करना है एक तरह से, तो वहां भी मैं इसके फ्रेम या बॉडी के लिए मैं कर सकता हूं, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए भी कर लेंगे। अब ये सारे मेरे करेक्ट थे, मुझे ढूंढना क्या है, नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट। तो मेरे ये सारे के सारे ही सही आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है जी, ये तरीका कर लो, अगर बहुत मुश्किल भी लग रहा हो तो ये तरीका अपनाओ, कभी गलत नहीं करोगे। मतलब जो भी है इसके सामने लिख लो करेक्ट और इनकरेक्ट, उसके बाद देखो जी नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछ रहा है, नॉट वैलिड
इनवैलिड पूछ रहा है ना ना। अरे इस पे जंग वंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिंक की प्रॉपर लेयर वेयर चढ़ा के रखते हैं दोस्त हम लोग। कितनी कितनी जगह लिखाया है कि छोटे के लिए कास्ट आयरन, बड़े के लिए स्टील, तो हम करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए। देखो जी, फिर अब देखो आपको 2 दिन हो गए बेटा, 2 दिन हो गए, और कल हमारी मतलब छुट्टी नहीं है, क्लास लूंगा कल मैं। जो हमारा 29 का वो एक प्रोग्राम था वो 2 जनवरी को है, तो कल हम क्लास लेंगे। आज पावर के, कल हम किसी और सब्जेक्ट की क्लास रखेंगे, लेकिन इन्हें पढ़ गया और रेगुलर एक्यूरेसी पे काम करो। हाँ भाई राकेश पढ़ इन्हें, देख आरसीसी पोल पढ़ाया। अच्छा भाई, हमने ये भी पढ़ा कि भाई इसकी लंबी उम्र होती है बेचारे की, है ना, आदमी से भी ज्यादा लंबी उम्र है इसकी। और इसमें जो स्पान है वो लगभग हमारा 80-100 मीटर, यही ना। चलो भाई बच्चों, तो ये देखो यार, ये नैनोमीटर कह रहा है आपको ना जी, ये तो गलत है ना। पॉइंट पकड़ो, ये 0.08 ये किलोमीटर है। तो इसे अगर मैं लिखूं तो 1 जीरो और लगा लूं, मीटर हो गया, और इसके आगे 2 जीरो लगाऊं। देखो ठीक है जी, तो आपने कहा सर ये ठीक था। फिर आगे बढ़ो बेटा, 8000 हमने सेंटीमीटर लिख दिया है जी। सेंटीमीटर को मीटर में करूं तो 2 जीरो कम कर लूं, ये भी मेरा सही है। ये mm, ये गलत। अब कह रहा है कि नॉट इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट। अब करेक्ट कौन कौन से ढूंढे आपने, 2 और 3, तो बेटा ये होगा कि नहीं, यही तो होगा। बस यही यही एक ट्रेंड को पकड़ा एग्जामिनर ने, जिसको बस तुम पकड़ लो कि अपनी एक्यूरेसी इन चीजों में बढ़ाओ। अब देखो आरसीसी के लिए पता है ना, तुम्हें सब चीज पता है, इसकी लाइफ अच्छी है, ये गांव देहात में हम डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी पता है कि स्पिन इसका स्पन जो होता है पोल के बीच की दूरी है जी 100 मीटर के आसपास। जब तुम्हें नॉलेज है यार, थोड़ा दिमाग लगा के कर लो, एकदम सही जाएगा। इससे ज्यादा तो तुम आरसीसी के बारे में कुछ ना जानते, ना पढ़ते, ना आता, और क्या करोगे। चलो फिर ये नेक्स्ट ये है, अब पढ़ो इसे और प्रॉपर आंसर करो बेटा क्या होगा। निम्न में से किससे कोरोना बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता, पूरा प्रॉपर पढ़ो। चलो आज पावर के सवाल करवाऊंगा तुम्हें, 45 तक तो जाकर रोकूंगा मैं। और कल किसके करोगे, कल कराऊंगा, पेपर भेज देना मुझे, कल एक पेपर को लपेट देंगे तुम्हारे। यूपी आर्मिनल की 4 है ना, ठीक है, कल कर लेंगे एक परसों, तो एक पेपर भेज जरूर देना, जितने शाम तक सवाल बनेंगे उनको करवा देंगे। अभी मैं तुझे एक नंबर दूंगा, उस पर भेजना अभी, ठीक है। 4 ही तो हुए होंगे, हाँ तो 4 करा देंगे। कोई नहीं, 3 हुए होंगे तो करवा दे देना मुझे। अरे 3 रहे हो 4 रहे हो, दे देना पेपर। निम्नलिखित में किससे कोरोना बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता। अच्छा यार बच्चों, साइज ऑफ द कंडक्टर होता है, बिल्कुल होता है। क्यों कि अगर डायामीटर कम हो तो ये ज्यादा होता है ना। हम लिखते भी है, देखो कोरोना पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। अगर ये रेडियस ज्यादा या कंडक्टर का डायमीटर ज्यादा तो ये कम होता है, तो साइज से तो यार दोस्त होता है। तो ये तो देख करेक्ट है, यही तो था, मतलब ये तो करेक्ट बात है जी। कोरोना प्रभावित इससे हुआ है। शेप ऑफ द कंडक्टर, खुरदरे पर ज्यादा और स्मूथ पर कम होता है ना। ओके, तो हमने कहा भाई ये भी करेक्ट है। ऐसी ही यही है, या ये कहें कि जब हमने शेप कहा तो सर्कुलर में कम, और जब रेक्टेंगल हो उसमें ज्यादा।
ये थी शेप। अगर आपको कहे ना एक सर्कुलर एकदम गोलाकार और एक ओवल शेप का है तो उसमें ज्यादा होगा, सर्कुलर में कम होगा, ये याद रखो। ये सरफेस कंडीशन मतलब ये स्मूथ और खुरदरे से, ये भी सही है। अब ये लो भाई, ये भी करेक्ट है। अब तुम्हें क्या बताना है कि इनमें से गलत ढूंढना था। ये तीनों दे रखे सही, तो हम कहेंगे जी यहां हमें टिक क्या करना है, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तो तीनों से ही प्रभावित हो रहा है। ऐसा कोई है ही नहीं जिससे कोरोना प्रभावित ना होता हो। अब कोरोना की बात को सुन लो। कोरोना होता है हिसिंग नॉइज, वायलेट ग्लो और प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। आता क्या है जड़ सुन लो। कंडक्टर के सरफेस पर साफ स्वच्छ मौसम में तो कम, लेकिन जब खराब मौसम हो, है ना, नमी वाला मौसम हो, ह्यूमिड वेदर जिसको हिंदी में बोलते हैं, खराब मौसम, तो उस समय हवा में बहुत सारे फ्री चार्ज आयन्स अवेलेबल होते हैं। कंडक्टर के सतह पर बहुत उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगती है और वो आयन्स अपनी कक्षाओं से टूटते हैं बहुत उच्च वेलोसिटी के साथ में। वो अपने साथ में और को तोड़ते हैं, और को तोड़ते हैं, और एक आयनाइजेशन की लेयर बन जाती है सतह पर। इसे ही नाम दिया जी कोरोना। ये जिम्मेदार थी पावर लॉस के लिए। कोरोना की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसके कारण सतह पर नॉन साइनसोइडल करंट बहता है। सिंपल ऑब्जेक्टिव है। फिर कोरोना में हमने ये पढ़ा कि देखो जी, ये वोल्टेज है बेटा वीसी बराबर में एम नॉट जी नॉट डेल नॉट आर लॉग ए डी बाई आर, किलो वोल्ट। ये वो वोल्टेज होती है क्रिटिकल जिस पे कोरोना बनना विजुअल होना तो बेटा इस पे होता है। जो विजुअल वोल्टेज है ये हमेशा इससे ज्यादा होती है। फिर एक तीन ही तो न्यूमेरिकल थे। एक हमने ये लिखवाया था कि भाई पावर लॉस का ज्यादा से ज्यादा, जिसे लिखा था 242.2, जिसे हमने ये लिखा था भाई, है ना, जिसे हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था पर फेज, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। तो हमने देखा जी जो पावर है, पावर लॉस प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। अब मेरी बात सुनो, कोरोना को कम कैसे करते थे? तो आप कहोगे देखो जी तरीका ये है कि अगर नॉर्मल तरीका देखें तो कंडक्टर्स के बीच की दूरी बढ़ा दो। करते थे भाई बच्चों। कंडक्टर का व्यास बढ़ा दो। मान लिया एग्जामिनर मजाक करे कि भाई ये बच्चों बताओ एल्यूमिनियम में ज्यादा है कॉपर में, तुम कह लो एल्यूमिनियम में कम है कॉपर में ज्यादा। क्यों? एल्यूमिनियम मोटा बनता था। चलो जी, फिर कोरोना को कम करने का और तरीका यह था कि भाई व्यास बढ़ाओ। बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करने से प्रभावी व्यास बढ़ता है तो कोरोना कम होता है, लेकिन किस में? बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल होता है ईएचवी लाइन में। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज में होलो कंडक्टर खोखला। ज्यादातर अगर हम देखें तो कहने के लिए ही है होलो, नहीं तो हम होलो को प्रैक्टिकली ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में नहीं हम करते। और कहने के लिए यह भी है कि पूरा सरफेस जिसका एकदम सतह चमकदार हो, स्मूथ हो, हम ऐसे भी नहीं करते। नॉर्मली हम तो तार ऐसे लिपटे हुए स्ट्रैंड जो कंडक्टर है उससे प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि देखिए जी कोरोना के नुकसान ये थे कि सतह पर नॉन साइनसोइडल धारा थी। पढ़ा कि नहीं जी? कोरोना के कारण पावर लॉस भी हुआ, ये भी हुआ। अच्छा जी, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज भी था। लाइटनिंग, आकाशीय बिजली के सर्ज से सुरक्षा देना, यह भी था। एक ये था कि कंडक्टर सरफेस पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस पहले की तुलना में थोड़ा कम होगी। अगर हम कहें कि एप्लीकेशन, तो हमने बड़ा अच्छा बताया था न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में सेफ्टी वॉल्व। तो ये पूरी कोरोना की कहानी है और यही हम लोग बात भी कर रहे थे। तो पावर सिस्टम में आपको जितने टॉपिक है सबसे एक एक चीज यहां मिलेगी। चलो जी, अब देखो परफॉर्मेंस पे आ जाओ यार बच्चों। अरे भाई सिखाया तुम्हें परफॉर्मेंस। देखो, एक हम लिखा करते हैं शॉर्ट। ए भाई बच्चों 0 से 80 है 20 के। मीडियम, ये मानो कहीं पर 160 है और कहीं पर ये
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी 170 180 एक साथ नहीं लिखेगा भाई, 200 से ज्यादा। ठीक है भाई, ये किलोमीटर में। अब देखो अगर आप F इंटू एल लो तो ये इन सब में 50 से गुणा फेंको फटाफट, तो ये कम आना चाहिए 8 पंजे 4000 से, है भाई बच्चों। F इंटू एल देखो 4000 से ज्यादा रहे। अब तुम 200 में 50 से करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा 10। लेकिन भावुक मत हो जाना, अगर ये 10 से कम 9 भी कई बार देगा तब भी काम चला लेना, क्योंकि हमने किससे 5 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना है जी 10,000। और भाई जब F इंटू एल जब ये बड़ा हो जाए 10,000 से तो तब क्या होती है, ये होती है लो, ये होती है बच्चों मीडियम, और ये होता है हाई। भाई लाइन में 4 पैरामीटर ही मात्र सिखाए जाते हैं, क्या क्या देखो, R L C और G। कई जगह पर टेंशन मत लेना, इसी को B लिख लेते हैं और कुछ नहीं। ये 4 चीजें। अगर मैं बनावट की बात करता हूं तो लाइन की बनावट देखो, सीरीज में क्या क्या है रे R, पैरेलल में बोलो तो G और अरे यार B की यूनिट ही है जो मुंह होती है, क्यों मुंह फुला लेते हो तुम छोटी चीज पे, सब टेंस रहे तो या तो C लिखो या B लिखो, और क्या था। तो पैरेलल में हमेशा उन्हें जोड़ते हैं जिनकी यूनिट मुंह में होती है। तो देखो रेजिस्टेंस भी होता है। सवाल पढ़ो देखो, अब निम्न में से कौन सा लघु संचरण लाइनों का स्थिरांक पैरामीटर नहीं है। बहुत प्यारा सवाल है। देखो देखो अब चलते हैं बेटा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में दूरी कम है ना, तो इसीलिए हम C को लेते ही नहीं। ठीक है, हम लेते ही नहीं, यानी शंट पैरामीटर हमारे लिए काम का है ही नहीं यहां। तो C को यानी B और C को ये एलिमिनेट है। किसे किसे लेते हैं, सिर्फ R को और L को। ये कैपेसिटेंस तो कोई जिक्र भी नहीं करते, शॉर्ट में तो कहते हैं कि भाई ये है ही नहीं। हमने लेकिन शून्य नहीं लिखा, हमने कहा कि दूरी कम थी इसीलिए इसका मान बहुत कम है, लेकिन हमने ये नहीं कहा बेटा शून्य है, बहुत कम है, तो इसलिए हमने नेग्लेक्ट मान लिया था। अब ये बताओ फोर्थ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोस्त ये एक प्रॉपर्टी है ना कि पैरामीटर है। ठीक है जी, तो ये भी आपको नहीं सिखाया। तो देखो कौन कौन सा नहीं है पूछा है, थर्ड और फोर्थ नहीं है। थर्ड और फोर्थ किस पे है जी। अगर इसी में देखो अब कहां गलती हो सकती थी, एक शब्द लिखा शॉर्ट, अगर शॉर्ट ना लिखता भाई, शॉर्ट हटा देता तो ट्रांसमिशन लाइन मतलब ये बनता, तो फिर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सही थे, सिर्फ गलत था 4, और तब उत्तर आता बी। ठीक है, तो सवाल को मतलब पढ़ के हम सही कैसे कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए हिंट्स है। शॉर्ट में C नहीं है, अंदाजा लगाइए, आंसर करिएगा। अब देखो जी, लास्ट टाइम यूपीपीसीएल TG2 में भी यहां से क्या मामला फंसा, हमेशा याद रखो बेटा, जो सर्ज इंपीडेंस होता है, सर्ज इंपीडेंस हमेशा लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए लिखा करते हो। तो ओरिजिनल होता ये था Z/Y, इसी में फिर आप सॉल्व करके √L/C लिखते हो। अब देखो इसकी यूनिट ओम, मान लिया एग्जामिनर मजाक करने लग जाए और कहे कि निम्न में से हेनरी बटे फैरड 1/2 निम्न में से ओम के तुल्य क्या होगा। न्यूमेरिकल है क्या, अरे थ्योरी से तो मजाक बना ले। वो मजाक क्या है, ZS बराबर में, तुम्हारे पावर सिस्टम के नोट्स में इंपॉर्टेंट है ये, ZS बराबर √ में L/C, ये लिख ले। तो ZS तो सर्ज इंपीडेंस है। अच्छा जी, आपको तो पता गुरुजी ओम है, लेकिन ये ओम को भी देखो कैसे लिखे कि भाई √ L का मतलब हेनरी, C का मतलब फैरड, √1/2, ये भी तो हो सकता है। अच्छा जी,
ये सर्ज इंपिडेंस कभी भी बेटा दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ये याद रखो। एक चीज और थी, सर्ज इंपिडेंस लोडिंग, जिसे थी सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज बटे जीएस, इसी को हम बोल करके बोलते थे वी स्क्वायर बाई जेड एस। अगर ये केवी में होता था ना वोल्टेज बेटा, केवी में हो तो ये उत्तर मेरे बच्चों मेगावाट में आएगा। जब विद्यार्थियों फेरेंटी इफेक्ट पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी यार हमने फेरेंटी इफेक्ट पढ़ा। बताओ जी, फेरेंटी इफेक्ट हमने कहा ये उसी लाइन में आएगा जब कैपेसिटर होगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो लो में बिल्कुल नहीं आएगा, किसमें, लो या हाई में, क्योंकि उनमें कैपेसिटर है। कब आता है, जब हम कहते हैं कि लोड ना हो या लोड कम हो, है ना, लोड कम हो, तो उस समय लीडिंग करंट के कारण, उस समय लीडिंग करंट किसके कारण आएगा भाई, वी आर बटे में वो सॉरी वी आर वी एस से ज्यादा। मिला? हमेशा दिमाग में एक चीज सेट रख लो, बहुत बढ़िया शानदार ऑब्जेक्टिव है सभी के लिए। हो जब भी रिसीविंग एंड से जो वोल्टेज दे वो सेंडिंग एंड से ज्यादा दे, फेरेंटी आ गया। उस दौरान ये शर्त तभी आ सकती है जब इंपिडेंस लेस देन, जब लाइन लेस देन सर्ज इंपिडेंस लोडिंग हो, यानी कि SIL से कम। इसकी फुल फॉर्म क्या सिखा रखी रे, सर्ज इंपिडेंस लोडिंग। सर्ज इंपिडेंस से लोडिंग पर ही यह शर्त संभव हुई थी कि जब भैया ये रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन VS, यानी कि फेरेंटी इफेक्ट। समझ में आई बात? तो बेटा फेरेंटी इफेक्ट आपको पढ़ाया था, कब होती है ये बताओ, मीडियम में और लॉन्ग लाइन में कब हुआ, लाइटली लोड या नो लोड। क्या कहा इसे, कि जब रिसीविंग एंड पर सेंडिंग एंड से ज्यादा वोल्टेज प्राप्त हुई। कैसे दूर करते थे ये बताओ, पैरेलल में इंडक्टर लगाकर। फेरेंटी इफेक्ट को कम करने का तरीका था समांतर में इंडक्टर लगाकर, है ना भाई, समांतर में इंडक्टर। ये तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की क्रीम है, पूरी परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की आपकी जड़ है भाई ये। एक बच्चे कह रहा ट्रांसपोजिशन करके देखो, कुछ भी चल रहा, आनंद आ रहा जीवन का। ट्रांसपोजिशन, चलो शब्द तो याद दिलाया, धन्यवाद। ट्रांसपोजिशन क्यों कर रहे हैं, यस, ट्रांसपोजिशन का इससे कोई मतलब था नहीं। ट्रांसपोजिशन का हमने मसाला ले रखा था। वैसे होता यह है, ट्रांसपोजिशन इसलिए करते हैं जब कंडक्टर बराबर दूरी पर स्थित ना हो तो उस समय अलग अलग फेज में अलग अलग वोल्टेज और ड्रॉप आया करती थी, जिसके कारण सेंडिंग एंड से बराबर वोल्टेज भेजने पर भी या बैलेंस वोल्टेज भेजने पर भी अनबैलेंस वोल्टेज प्राप्त हुआ करती थी। तो हमने एक रास्ता अपनाया ट्रांसपोजिशन, जिसमें हम लोग दूरी, बीच की दूरी यानी कि स्पेस को बदलते हुए चलते हैं, पोजीशन को बदलते हुए चलते हैं। इससे क्या होगा, इससे रिसीविंग एंड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज पहले के तुलना में ज्यादा बैलेंस रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये ट्रांसपोजिशन था। ये भी लिखा कि ट्रांसपोजिशन करने से एक अतिरिक्त फायदा यह हुआ कि नजदीकी दूर संचार लाइन के साथ में जो इंटरफेरेंस था वो कम हो गया। जब हम लोगों ने इंटरफेरेंस की चर्चा की तो वहीं से हमारे दिमाग में क्या आया, बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करने से सेल्फ यानी कि जो बीच की दूरी थी वो कम हुई, इंडक्टर कम हुआ। इंडक्टेंस कम होने का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट कम होना, और मैग्नेटिक इफेक्ट का कम होने का तात्पर्य है बेटा कि नजदीकी दूर संचार लाइन के साथ में इंटरफेरेंस भी कम होना। तो ये तो चर्चाएं हैं, जुड़ती रहेंगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो,
देखो बेटा, अब इसी से हम नहीं कह रहे कि ये एज इट इज आएगा, ये सेशन है तुम्हारे पूरे पावर सिस्टम को तुम्हारे दिमाग में उतारने के लिए। पोर्सलिन, हाँ सारे पोर्सलिन इंसुलेटर में नहीं है। देखो हम कहते हैं ना भाई, जनरली पोर्सलिन इंसुलेटर जो अलोई होता है, कॉइलिन फ्लैट्स पर क्वार्ट्ज है, तो कॉइलिन सही है, फ्लैट्स पर क्वार्ट्ज सही है, सिलिका नहीं पढ़ाई है ना भाई बच्चों। तो हम क्या करने वाले कि गुरुजी देखो सिलिका ही नहीं है। आगे ये भी मतलब हम डायरेक्ट पूछते, इससे बढ़िया हमने इसी में रिवाइज ये भी करवा दिया जो है, कॉइलिन फ्लैट्सफर और क्वार्ट्ज ये तो है, सिलिका विलिका इनका कोई चक्कर था नहीं, ये हटा दिया हमने और क्या किया। चलो भाई, अब ये है बेटा, देखो अंडरग्राउंड केबल का एक और सवाल प्रस्तुत करते हैं। पहले ध्यान से पढ़ो फिर चर्चाएं की जाएंगी। करो करो पढ़ो। देखो अभी तो मैं बता रहा था, अंडरग्राउंड केबल को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं टंगा देते, हम जमीन के अंदर रखते हैं। अच्छा, भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से, ये दिया तो है कि 0.9 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है जी। 0.9 मीटर तो याद रह सकता है ना यार, चलो 0.9 मीटर से 1.5 मीटर तक। कभी आपको नहीं ऑप्शन में कि 1.3 1.4 ऐसे नहीं देता। अब ये बताओ जी, भूमिगत केबल को एक मेथड बताया डायरेक्ट लेइंग सिस्टम, इसका मतलब होता है सीधे गड्ढा खोद के जमीन में इसे बिछा देना। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये करते हैं, करेक्ट। एक होता है ड्रॉ आउट सिस्टम। देखो हमने एक शब्द, ड्रॉ आउट का मतलब है बाहर खींचना, ड्रॉ इन का मतलब था अंदर बिछाना। तो ड्रॉ आउट कोई मेथड नहीं, मेथड एक्चुअली क्या था, ड्रॉ इन सिस्टम ये था। तो हमने कहा भाई ये गलत है, सॉलिड सिस्टम बकायदा करते हैं, पूरे कंक्रीट वंक्रीट सब भर के अपना सॉलिड करेंगे, तब ये अपना फिर कंडक्टर रख के बराबर में ईंटें लगा के पूरा कवर मिट्टी मुट्टी भर के सेट करेंगे सॉलिड सिस्टम में। अब बच्चों ये भी करते हैं इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। अबे जब सीधा बिछा दिया तो इनडायरेक्ट लेइंग का मतलब क्या भाई, है कि नहीं। इनडायरेक्ट कैसे, पृथ्वी से ऊपर, तो ये गलत है। अब इसमें बताना क्या है, बताओ कि कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं करते, तो कौन कौन सा नहीं किया रे, दूसरा और चौथा, तो बेटा ये रहा। देखो मैकेनिकल डिजाइन के सवाल आ गए, तुम्हें पता नहीं चला, डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल आ गए इन 11 में, अंडरग्राउंड केबल के आ गए, परफॉर्मेंस और ट्रांसमिशन लाइन आ गए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और पावर फैक्टर के सवाल आ गए। ये अभी हम रुक गए क्या इसमें, हाँ रुक गए इसमें, अरे नहीं इसमें रुक गए, इसमें देर में आता है ना कुछ सेकंड में। हाँ वो देख लेता ना मैंने, आजकल लाइट जा रही ना तो ये हो जाता है इसमें। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है, अब तो थोड़ा थोड़ा आदत हो रही होगी परसों की तुलना में। दोस्त आना यार, हम रुक गए इसमें फोटो में, हाँ जल्दी आ जाओ। चलो जी, अभी है नेक्स्ट ये वाला सवाल, जब तक तुम इसे पढ़ लो जब तक ये हम इसमें
चल ही जाएंगे कुछ ना कुछ। अरे कोई नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है। ए भाई, मतलब मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूं भी, टेंशन ना लो। देखो ना, तुम लोग शेयर नहीं करते इस वजह से। तब तक तुम इसे देख लो, मैं नहीं दिखूंगा अभी ना। यार इसमें तूने तो सांसें ही रोक दी इसमें। है ना, स्ट्रीम स्ट्रीम मत रोकना। यहां से कैंसिल करके दोबारा। भाई बच्चों 1 मिनट कहीं मत भागना, बस 1 मिनट में सही कर दिया। देखो लड़का बहुत कलाकार है। चलाओ तुम। चलो कोई नहीं, हम नहीं दिखेंगे। अरे हम नहीं दिख रहे, देखो सवाल दिख रहा है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तुम में से चेक कर लेना, कोई सा देख रहा है, बोर्ड दिखना चाहिए, हम दिखे ना दिखे। सही आ रहा है, बस तो बोर्ड पे तो दिख ही रहे ना मामला। चलो नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। केबलों के उपयोग, नेक्स्ट सवाल पढ़ो। केबलों के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री की मुख्य आवश्यकता क्या है? केबलों के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री की मुख्य, यानी कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम लगाते थे, केबल में लगाते थे इंसुलेटिंग मटेरियल, तो इसमें से मुख्य विशेषता क्या क्या नहीं है, ये पकड़नी थी। देखो कुछ लोग आगे पढ़ ही नहीं रहे। हाई इंसुलेटिंग मैग्नेटिक ससेप्टेंस, ऐसा कोई शब्द सिखाया ना, तो ये इनकरेक्ट है। ये आ गया जी इनकरेक्ट। फिर है हाई इंसुलेटिंग रिएक्टेंस। अरे भाई हमने तो ये रिएक्टेंस ही सिखाई नहीं, हमारा फोकस तो उच्च प्रतिरोध पर था, उच्च मैकेनिकल क्षमता पर था, यानी कि आंतरिक शक्ति, कम पैसा हो, है ना, अधिक लाइफ हो, हाई परमिटिविटी, इन पर था। ये कह रहे हैं हाई इंसुलेटिंग रिएक्टेंस, गलत है जी, इनकरेक्ट है। लो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस, ना ना, हमने क्या चाहिए था, हमें उच्च चाहिए था ये, तो ये भी इनकरेक्ट है कि नहीं? भाई यार ये क्या बताने हैं, नॉट करेक्ट, ये तो सारी गलत है। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, यही किया होगा आपने। अबे कहां खो रखा तो आज, कहां है मतलब? हाँ सुन रहा है, सुनने से थोड़ा यार। ए बूस्टर इज ए, आ जाओ। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर इस्तेमाल करते थे। हो ये रहा था कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा वोल्टेज ड्रॉप आता था, है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए एक बूस्टर लगाते थे, और वो बूस्टर होता था डीसी सीरीज जनरेटर होता था। तो बूस्टर के रूप में बेटा डीसी सीरीज जनरेटर इस्तेमाल होता था। अगर ये कह दे कि इसे क्या चलाता था, तो इसे डीसी शंट मोटर की सहायता से घुमाया करते थे, चलाया करते थे दोस्त। तो बूस्टर क्या है, डीसी सीरीज जनरेटर। ये कह रहा है कि सीरीज वाउंड रोटर, गलत नहीं हो गया। ये कह रहा है शंट, ये भी गलत है। सिंक्रोनस जनरेटर तो बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे कि ये सारे के सारे ही गलत, यानी कि नन ऑफ द अबव। यही तो था। बूस्टर कहां करते थे, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया करते थे। भूल गए? यस सर। अच्छा नहीं भूले हो तो एक चीज और थी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा, बैलेंसर्स।
बैलेंसर्स, बैलेंसर्स इस्तेमाल करते थे और ये कहा गया था कि देखो भाई डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बैलेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे। जिधर लोड ज्यादा उधर की मशीन जनरेटर और जिधर लोड कम उधर की मशीन मोटर। तो ये लगाते थे बैलेंसर। इसमें होता था डीसी शंट जनरेटर और डीसी शंट मोटर, ये होता था बेटा। चलो जी प्यारे बच्चों, अब आ जाओ यहां। ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर है उनसे चर्चा हुई है। ऊपर ओवरहेड लाइन देखो, ओवरहेड लाइन में सॉलिड कंडक्टर करते हो क्या? करते हैं। वो सॉलिड ना होते हैं। सॉलिड कंडक्टर तो मतलब सॉलिड समझते हो, जैसे कॉपर की बार आती है पूरी की पूरी, वो होता है सॉलिड। स्टैंडर्ड ये बहुत सारे छोटे छोटे तार को नहीं लपेट के बना के रखते, वही तो करते हो। तो इनकरेक्ट। होलो करते हो, इनकरेक्ट। किसे करते हो भाई? क्या था ये? करेक्ट। अब बताना क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कहां? पहला और तीसरा। ठीक है। नहीं, आज तक कहीं नहीं करते यार। सॉलिड को तुम इन पे खींच ही नहीं सकते। सॉलिड तो ऐसे मतलब खींचने वाला चक्कर ही नहीं। सॉलिड मतलब तुम रखोगे तो ऐसे कैसे आएगा पूरा। सॉलिड वाला लटकने वाला नहीं मैटर है इसमें। सॉलिड तो पूरा बार होता है। सॉलिड का उदाहरण बताता हूं तुम्हें। ये सरिये देखे तुमने मोटे मोटे, ये सारे सॉलिड में आते हैं। और ये जो बना रखे ना हमने, ये छोटे छोटे वायर लिए पहले, पतले पतले नहीं, तुम इन्हें लपेट के जोड़ के बना रखा, वो स्टैंडर्ड कहलाता है। वही तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओवरहेड लाइन में, सब जगह वही है। सॉलिड तो मतलब पहली बात तो एल्युमिनियम बॉडी में सॉलिड बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, पहली तो ये पकड़ लो बात। दूसरी बात, तुम कॉपर में लाइन में वैसे नहीं प्रीफर करोगे, और बना लोगे तो वैसे वाटर लग जानी है। नहीं, स्टैंडर्ड ही रहता है। हाँ, अरे वो तो पूरा प्रॉपर इंसुलेटेड वायर है, वो थोड़ा ना। ये भी कौन सा सॉलिड है इसके अंदर? अरे यार, स्टैंडर्ड के ऊपर ही तो इंसुलेटेड चढ़ा रखा है। सॉलिड मतलब मैं बताता हूं तुम्हें, लोहा देखा, लोहा सरिया, वो सॉलिड है। ठीक है। अब ये वाले तार कभी देखना, कभी एल्युमिनियम का छोटा मोटा टुकड़ा लाना तार का, तो इसमें से तो ना आराम से छिलते छिलते बस, तो वही तो जालिम स्टैंडर्ड है और क्या है। तो ऐसे सारे स्टैंडर्ड में ही होता है। तो भावुक हो गया। देखो, मल्टी कोर केबल होती है। मल्टी कोर केबल जनरली यूज, मल्टी कोर केबल ये होती है बेटा जिनमें एक से ज्यादा तार। तो मल्टी कोर केबल में हम स्क्वायर स्क्वायर कंडक्टर समझते हो ना, ये वाला। ठीक है। एक होता है एग्जैक्ट ये वर्गाकार, मतलब वृत्ताकार ना। एक होता है रेक्टेंगल, ये। एक होता है सेक्टर शेप्ड। सेक्टर शेप्ड देखो कैसा है। कुछ सेक्टर शेप्ड कुछ इस तरह का ये है। तो हाँ, यस यस, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वही इसी तरह का। तो ये होता है हमारा सेक्टर शेप्ड कंडक्टर। हम जो बनाते हैं ना मल्टी कोर केबल, तो सारे हम सेक्टर शेप्ड कंडक्टर को ही मिला के मल्टी कोर केबल को डिजाइन करते हैं। खींचो जब भी फोटो वोटो खींच रहे हो। चलो भाई बच्चों, ये पढ़ो। देखो, सारे मिलेंगे तुम्हें, हर जगह से मिलेगा सवाल। हमने कहा ना बहुत बढ़िया कलेक्शन बना रखा तुम लोगों के लिए, सब पढ़ो। देखो भाई बच्चों, क्या है कि पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड। भाई बच्चों देखो, इंडस्ट्री है, पावर फैक्टर तो लो लैगिंग ही होगा।
है भाई। देखो लो लैगिंग का मतलब है 0.8, 0.85। लो लैगिंग होता है। मोर लैगिंग कितना? 0.1, वो मोर लैगिंग होता है। भाई यूनिटी होता है क्या यार? ना जी, गलत है। मोर लीडिंग में कैसी मजाक होगी यार, ये तो मोर लीडिंग कहां से? जीरो। अब कह रहा मोर लैगिंग, हम क्या कहते हैं? लो लैगिंग। लो लैगिंग मतलब लैग तो है लेकिन कम है। 0.8, 0.85, 0.9, ये है। तो मोर लैगिंग क्या है? गलत है। अरे मोर लैगिंग क्या है ना, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है जी। तो लगाओ कोस 70, बहुत ज्यादा लैग तो वो होगा। कोस 80, है भाई, कितना वैल्यू आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, ये होता है मोर लैगिंग। तो ये कह रहा है इनकरेक्ट, ये तो सारे ही हो गए। तो ऑल ऑफ दीज। मोर लैगिंग किस में लगाते हैं? याद करो, मोर लैगिंग हम लगाते हैं नो लोड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। होता नहीं मोर लैगिंग क्या? 0.2, 0.2, 0.3, तो वो ज्यादा लैगिंग वाला है, कम होता है ना। ये कह रहा है लो लैगिंग, मतलब लैग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कम लैगिंग है। अच्छा भाई बच्चों, ये है द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड 220 kV लाइन इज अबाउट। ठीक। अबे अगर किलोमीटर को तू मीटर में करेगा ना तो 0.7 आएगा मीटर। तो बे 7 मीटर होता ना फिर, तो 7 मीटर कहते तब भी मान लेते ना, क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन क्या होगा रे? है, बिल्कुल सही है यार। अरे ये कौन सा 7 मीटर है? कहाँ यार? अब तुम्हें लग रहा होगा मैम ये भी 0.3, ये 0.7 जाएगा। भाई ये भी तो 10⁻³ तुम ये 10⁻³ करोगे तो ये पॉइंट यही तो आएगा, जो सारे गलत हो गए। भाई अगर इवन 7 मीटर होता तब भी हम 7 मीटर लगाते हैं। तो ये कौन सा हमारा जी? नन ऑफ दीज। तो इसमें हमें सिर्फ क्या देखने की जरूरत थी? यूनिट्स। चलो अब यहां पर आ जाओ, देखो नहीं आसान सवाल है, तो बस तुम्हारी एक्यूरेसी चेक करनी है। यहां बड़े औद्योगिक जो कंज्यूमर्स होते हैं बड़े, अरे देखो हम लोग छोटे कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो घरों में है ना, फिर जबरदस्ती मैं मारूंगा जॉन ऑफ दीज ऑप्शन ए बी सी, पढ़ इनको। छोटे कंज्यूमर है जो अपने 220 वाली लाइन और 440 वाली पे, सब छोटे कंज्यूमर है। बड़े कंज्यूमर वो होते हैं बेटा जिनको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सीधे जोड़ दिया जाता है ना। और वो कितना होता है यार बच्चों? 11 kV। क्यों जानबूझ के दुश्मन बन रहे हो खुद के? अब 11 kV देखो किस में आता है, तो 11 MB तो नहीं, ठीक है जी। अब जरा इसमें किलो में रखो तो 10⁻³ करूंगा, 1 2 3, तो ये मेरा 11 kV ही तो है भाई। या तो मैं इसको ऐसा लिखूं या 11 kV लिखूं। अब ये भी देख लो, अगर मैं 3 पावर यहां लाऊं तो 1.1 है, तो ये गलत हो गया मेरा। तो बेटा मेरा यही तो उत्तर है। तो सिर्फ एक्यूरेसी कहां रखनी है इस तरह के सवाल में? यूनिट्स में। क्या सीख मिल रही है हमें इस तरह के सवाल से? कि हमें अगर नॉलेज है किसी टॉपिक की तो बस हमें अपने धरातल पे उतार के अंक प्राप्त करने हैं। चले भाई, चलो जी।
अब बेटा ये कह रहा है कि लार्ज इंडस्ट्रियल, पूरे में घुमाएंगे हम तुम्हें, ऐसी सैर करा देंगे। बड़े औद्योगिक, अभी तो बताया, बड़े जो औद्योगिक उपभोक्ता है कहां लगाएंगे रे उन्हें? ना ना यार, सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 केवी होता है यार। प्राइमरी, हाँ तो क्या हो गया? वो तो ट्रांसमिशन से हम किसी को नहीं कनेक्ट करते, हम कहां कनेक्ट करते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। प्राइमरी ट्रांसमिशन तो वो है जो जनरेटर से जा रही है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी पर डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, जो कहलाती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वाले में हमने 11 केवी बताया तो था ये। अच्छा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं करते, क्यों? यहां कौन से है? वही 220 वोल्ट, 240 या फिर 440, 415, ये वाले बेचारे, है ना भाई? प्राइमरी ट्रांसमिशन तो मानो, बताओ क्या लिखवाओ? नहीं, 11 केवी कितने में? मतलब ये तो लिख दिया, किसी में बदलवाओ। सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 में होता है भाई, इससे हम 33 वाले में बदल के भेजेंगे तो नहीं यार, ये भी नहीं है। अब कह रहा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। इनमें से तुम्हें कुछ मतलब दिखा? ये क्या दिखा? इनकरेक्ट दिखा, ये भी हमारा इनकरेक्ट दिखा, ये भी। नॉट करेक्ट का मतलब हमें क्या पकड़ने थे जी? इनकरेक्ट। तीनों ही इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे? ना ना नहीं, ऑल ऑफ दी। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, तीनों ही तो इनकरेक्ट है, और क्या करना है? अब देखो, जो बच्चा बी कह रहा है ओनली 2 और 3, हमने कभी सोचा भी नहीं। मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन, अरे कमाल कर दिए। मतलब सीधे बिजली घर पे ना जोड़ दो इन्हें, कमाल कर रहे हो यार। ये लो, चलो भाई बच्चों, देखो देखो, अब हमें ये पता था कि भाई देखो, ये सवाल बहुत कॉमन है और सब बच्चों ने इसे रट रखा है ना? तो भाई गलत अगर सीधा देते तो किसी का गलत नहीं होता, लेकिन अब ये ऑप्शन देकर 50% लोगों को हम घुमा जरूर सकते थे, चकरा जरूर सकते थे। वो तो बढ़िया, हमने डी में ऑल ऑफ दीज दिया, नन ऑफ दीज नहीं दिया। हाँ भाई, ओवरहेड लाइन का होता कितना है रे? है? ओहो, 400 से 600 कितने में होता है? ओम। अब देखो, अब ये बताओ, द सर्ज इंपिडेंस इज नॉट टेकन। हमने सीखा क्या है? अजी 400 ओम होता, अजी हम 600 चला लेते, ये था। भाई ये बताओ जरा, कुछ बच्चे तो भावुक हो जाएंगे इसी पे। मतलब मुझे पता है कि ये सवाल बहुत इजी है, सबने रट्टा मार रखा, लेकिन अब देखो कि 50-60% लोग कैसे बाहर यहां से। कुछ भावुक हो गए, आंखों में आंसू, और रो जाएंगे कि ये तो आ गया पड़ा हुआ, है ना? यार ये सही है क्या? अच्छा, कौन है तुमने? हाँ, उस दिन नालायक हो, तुमने टेबल बजा रहे हो डब 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 डब, मैं मुझे आवाज जा रही थी ऊपर तक, मुझे लगा मैं लड़ गए आज फिर तुम। आज ही गुरुजी की क्लास में, गुरुजी की क्लास में तुम नहीं थे? ओ कोई नहीं, हम सोचे भाई, मैंने गुरुजी को तुरंत फोन करा, मैं गुरुजी ये लड़ गए, इन्हें थमो। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, मेरी क्लास में ही है ये। तो गलत है ना बेटा? ये सारे गलत, तो उत्तर ये है। ठीक है जी। अब फिर वही है, देखो कलाकार हम ढूंढ ले, अच्छा एक दो को, एक दो को मैं ढूंढ, ओए आ गया, अरुण कुमार ने तुरंत सी कर दिया इसने।
लेकिन एक बात है, मैंने 3 दिन में ही इनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया कर दी। बहुत, एक गलत आया है, एक बच्चे ने गलत किया है इस सवाल को। एक फीडर है, एक ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर बिजली को फीड करता है, मतलब देता है ना भाई। अब पढ़ो किस में देता है। देखो देखो, फीडर तो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है ना, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर तो इसमें है नहीं, तो बस शाबाश, अब आ रहे तुम फॉर्म में धीरे धीरे, है कि नहीं। अरे वाह गोपी। चलो बेटा इसे पढ़ो। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, डी नहीं है, नन ऑफ दीज कभी सी पीछे, और हो भी सकता है, हम मना नहीं करते। अब पढ़ो, कुछ ने तो अब रियली बताओ, जैसे इन्हें डी दिख रहा है तो कुछ ने तो माइंड सेट कर लिया कि डी है। देखो, स्टील कोर एल्यूमिनियम ACSR ही होता है बेटा, है ना। ये ACSR है, कोई दिक्कत नहीं। एक है गैल्वनाइज्ड कॉपर, कैडमियम कॉपर तो पढ़ा, लेकिन ये गैल्वनाइज्ड कॉपर नहीं पढ़ा। गैल्वनाइज्ड स्टील होता है ना। ओके, तो ये नहीं होता। कैडमियम कॉपर होता है जिसमें 1 से 2% कैडमियम मिलाने पर कंडक्टिविटी 15% तक और यांत्रिक क्षमता 40-45 बढ़ जाती है ना। ये गैल्वनाइज कहां कॉपर, ये वाला ऊपर, ये वाला नहीं करते। हो गया भाई सही। हाँ जी, देखो अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, फिर कोरोना पे आ जाओ तुम। अरे कुछ ना, कोरोना वोरोना कुछ ना, कुछ ना दे रहा 10 तक। शाम को सोते हुए 2 ढक्कन नम लगा लो, कभी पास में भी आ जाए तुम्हारे। ए भाई दोस्त, 2 ढक्कन कहा। नहीं नहीं, इसे मैं मुस्कुरा रहा अंदर ही अंदर की, गुरुजी आज तो लपेट दूंगा। 2 ढक्कन बस, गर्म पानी, ठीक है। कभी आ जाए तो कि गुरुजी आप देखो कोरोना की कैसे है। अब देखो पॉसिबिलिटी कोरोना की कब है, हम कही तो रहे जब खराब मौसम हो, है ना, जब नमी ज्यादा हो। ड्राई समर, ड्राई मतलब सूखा, समर गर्मी, इनमें कम है। ह्यूमिड खराब मौसम, तो इसमें ज्यादा चांस है कोरोना होने के, ह्यूमिड वेदर में। कोरोना बेटा याद रखना कि DC में AC की तुलना में कम होता है, और ये लिख भी लो चाहे तो, ये होता है। चलो भाई इसे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो हम रिले में ना, ऑप्शन भावुक ना हो जाओ, ऑप्शन भावुक ना हो जाओ, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन क्या है। देखो भाई बच्चों, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोह रिले करते हैं, ये मोह रिले ही एडमिटेंस रिले नहीं कहलाती, और ये वोल्टेज रिएस्टेन डायरेक्शनल रिले होती है। नॉट इनकरेक्ट, यानी कि करेक्ट पूछ रहा है, ये तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ। अब बात आती है इसकी विशेषता की। इसकी विशेषता ये है R, ये है बेटा X, तो विशेषता बोले तो ये, ठीक है भाई। और DC अगर मिला दे तो इसकी विशेषता को किसी और एक्सिस पे शिफ्ट किया जा सकता है, और इसे कहा जाता है ऑफसेट मोह रिले। याद है। अच्छा, आपने जेड भी पढ़ा होगा, इंपीडेंस रिले, जिसे मीडियम लाइन, मध्यम लाइन में, मध्यम दूरी की करते हो ना, जिसमें हम ये पढ़ाते हैं कि ये है वोल्टेज रिएस्ट्रेन ओवर करंट रिले,
ओवर करंट रिले। ऐसी ही बेटा एक आती है एक्स, जो होती है शॉर्ट के लिए और अर्थ फॉल्ट के लिए। ठीक है जी, ये होती है हमारी डायरेक्शनल रिस्ट्रेन, डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। ठीक है भाई बच्चों, तो हमने रिले को भी ले लिया। रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो फॉल्ट या अनबैलेंस कंडीशन को सेंस करती है और सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है। नॉर्मल स्थिति में रिले की जो कॉइल होती है वो खुली रहती है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल से ज्यादा धारा बहती है तो रिले की जो कॉइल है उसमें ऊर्जा आती है, एनर्जाइज होती है और सर्किट ब्रेकर को बेटा खोल देती है जी। रिले एक ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली की तहत आती है। एक ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली हमारे लिए सर्किट ब्रेकर होता है क्या? होता है, लेकिन मैनुअली भी होता है। अगर ऑटोमेटिक की बात करें, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो वो फ्यूज है। इसे कोई मतलब नहीं, नॉर्मल से ज्यादा करंट पिघल जाएगा, लेकिन फ्यूज की अपनी एक कुछ लिमिटेशंस है। फ्यूज हम लोग लो सर्किट्स में ज्यादा प्रीफर करते हैं, बहुत पावर सर्किट में हम प्रीफर नहीं करते जी। तो वहां हमारे लिए एक ही ऑप्शन है कि हम सर्किट ब्रेकर्स की तरफ चले। चलिए जी, नेक्स्ट से बेटा हमारा ये किसे हम बेस्ट, अब वोल्टेज रेगुलेशन आ गया। वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज्यादा हो, यार मैं दिखूं तो आज कुछ प्रॉब्लम होगी। भाई कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसलिए नहीं भाई हम दिख रहे, हमारे लिए पढ़ाना जरूरी था। देखो भाई, अरे बहुत प्यारे प्यारे सवाल है भी तो। देखो सबसे मतलब बेस्ट ने बेकार घिसा पिटा एकदम। अरे सारे प्रतिशत में है, 50, अबे वो प्रतिशत में है। ये 0.8 हमने वैसे ही थोड़ा लिखा है, इसका मतलब 80% नहीं है, हैं? सी होगा, क्या होगा रे? हाँ, अरे डी है भाई, यही तो है और क्या है भाई। 0.8 मतलब 80%, जितना ज्यादा उतना खराब। सबसे बढ़िया कौन सा? प्रतिशत। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतना बढ़िया है। तो बेकार कितना भाई? इन्हीं 4 ऑप्शन में तो तुलना करवाई इसने, तो बेकार कौन सा? जो सबसे ज्यादा है। चलो अब इसे पढ़ो। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई स्टील के वायर को बीच में रखो और एल्यूमिनियम लपेट दो, ACSR हो गया। तो ये कह रहा है कि ACSR में स्टील होता है और स्टील के ऊपर हम लोग लपेटते हैं, है ना? तो ये कह रहा है कि कौन सा इंसुलेशन करते हो क्या? बस एक करते हैं। देखो इसमें वार्निश, बिटुमिन, इंसुलिन ये कुछ नहीं है, हम हल्का सा ग्रीस लगाते हैं। ठीक है जी, हम जहां स्टील को रखते हैं ना, इसके ऊपर ग्रीस की लेयर लगा के, या लेयर नहीं हल्का ग्रीस लगा के, तब हम ऊपर एल्यूमिनियम को लपेटते हैं जी। तो ये कोई ऐसा चक्कर है नहीं कि नहीं करें हम। तो नॉट इनकरेक्ट, यानी कि करेक्ट पूछ रहा है भाई बच्चों, इनमें से कोई करेक्ट है ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहूंगा? नन ऑफ दीज कहूंगा। ठीक है जी, चलो जी, अब ये रहा जी बढ़िया सवाल आपका। इन ए सब स्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड। एक सब स्टेशन में निम्नलिखित उपकरण स्थापित नहीं होते। भाई बच्चों, एक्साइटर होता है जनरेटिंग स्टेशन में, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए। तो एक्साइटर बेचारा क्या करेगा यहां सब स्टेशन पे? भाई सीरीज कंपनसेटर या सीरीज कैपेसिटर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना? स्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब है पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ाने के लिए। शंट रिएक्टर फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर लेवल बढ़ाने और घटाने के लिए। तो सब स्टेशन पे एक्साइटर का तो कोई यूज है नहीं, तो इसे हमने टिक किया जी। फिर नेक्स्ट बेटा ये था, निम्नलिखित में से किस कारक पर त्वचा का प्रभाव, यानी नॉर्मली स्किन इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता?
बताइए जी। अरे इसकी इफेक्ट ये है यार, एसी में होता है, डीसी में नहीं होता। जब करंट सरफेस से बहने लग जाता है यार दोस्त, है ना। अच्छा जी यार, फ्रीक्वेंसी अगर होती है ज्यादा तो इसकी इफेक्ट ज्यादा, प्रभाव पड़ता है कि नहीं? रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, इस पर पड़ता है। लेकिन यार बताओ, कभी इंसुलेटर पढ़ाया क्या? भाई इंसुलेटर तुम जो मर्जी लगाओ, तो ये होता है, देखो जी किस पर नहीं है, देखो इंसुलेटर का कोई मतलब नहीं है। ये बन गया। अब समझ पा रहे हो ना थोड़ा बहुत? अरे अब तो सारे आ रहे समझ में। कोई नहीं, उड़ो मत, अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। अब इसमें आ जाओ। निम्नलिखित में से किस लाइन के विश्लेषण में शंट कैपेसिटेंस को नगण्य किया जाता है? ऑप्शन बोलो रे। शॉर्ट में नगण्य मानते, अब शॉर्ट ऑप्शन में नहीं है अकेला, इसके साथ दे दिया मीडियम, तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बना? नन ऑफ दीज। हमारे लिए ऑप्शन ये बना, नन ऑफ दीज। हम किस में नगण्य मानते? शॉर्ट में, और शॉर्ट अकेला किसी में है नहीं, तो भाई हम सी को क्यों करें? ये कह रहा है मीडियम और शॉर्ट में, तो गलत है। चलो जी, देखो बस लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। देखो नया शब्द है ना, नया शब्द क्या, ये क्या है? नॉट डिफरेंट। नॉट डिफरेंट का मतलब सेम। अबे ये वही नहीं क्या, स्टे इंसुलेटर एग टाइप, यही नहीं दिख रहा तुम्हें? तो जो 3 मीटर ऊपर तुम लगा के रखते हो, इसे क्या इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर या एग टाइप। दिखाए गए चित्र में भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं का मतलब है कि समान है, बताना है जी। नया शब्द, नॉट डिफरेंट मतलब समान। चलो भाई बच्चों, ये रहा 31वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी वितरण प्रणाली सबसे किफायती है? सबसे बढ़िया वितरण प्रणाली है? और जालिमो, मतलब इन, ए भाई इकोनॉमिकल कहा है, मतलब पैसा कम खर्च हो, है। डीसी तो मात्र 2 तार से हो जाती है। ये तो एडवांटेज में पढ़ते हो, डीसी में पढ़ते नहीं, तो यही तो बात है। अबे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यार, डीसी में 2 तार से काम चल जाएगा, तुम जिद कर रहे, काहे का तुम फेज फूज के चक्कर में पड़ रहे। अगर इकोनॉमिकल कहा है, तुमने तो एडवांटेज पढ़ाया डीसी, डीसी में कम तार मटेरियल की आवश्यकता कुछ होती है, तो ये क्यों नहीं कर रहे हो कि डीसी किफायती की बात कर रहा है? इसने परफॉर्मेंस थोड़ा ना लिखा है, तो इसने सीधा कहता है डायरेक्ट करंट सिस्टम। ये बताइए, निम्न में कौन सा स्टैटिक रिले का गुण नहीं है? देखो भाई, स्टैटिक रिले बेटा जो हमारे सेमीकंडक्टर बेस्ड है, हमेशा याद रखो, सेमीकंडक्टर बेस्ड फास्ट रेस्पॉन्स, भाई इनसे तेज कुछ नहीं है। ये कह रहा है कॉम्पैक्ट साइज, साइज कम होता है सेमीकंडक्टर का, परफेक्ट, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ना वो साइज में बड़ी होती है। सेंसिटिव टू वोल्टेज ट्रांजिएंट, वोल्टेज वेरिएशन पे बहुत रेस्पॉन्ड करती है। ये कह रहा है लॉन्गर लाइफ, ये गलत है। सेमीकंडक्टर टाइप का लाइफ कम है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का लाइफ ज्यादा है, तो लॉन्गर लाइफ नहीं है। ये कह रहा है नॉट ए मैरिट, मतलब कि गुण नहीं है, तो ये गुण नहीं है। हमने लिखा भी रखा कि स्टैटिक स्विच हो, चाहे स्टैटिक रिले हो, चाहे स्टैटिक आपके सर्किट ब्रेकर, ये फ्यूज हो, इनका सबसे तेज रेस्पॉन्स होगा, सबसे तेज एक्टिवेट हो जाएंगे ये। थायरिस्टर का यूज करके बनते ही ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लगा दिया। प्लग सेटिंग ऑफ रिले कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग,
प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, फोल्ट करंट पूरा लिखेंगे, ऐसे क्यों तुक्का मारेंगे, फोल्ट करंट बटे करंट सेटिंग, इससे बात हो जाएगी बस। अरे करंट सेटिंग गुणा सीटी रेशियो गुणा सीटी सेकेंडरी। अच्छा, ये कह रहा है कि कैसे बदल सकती है। एयर गैप का मतलब कुछ पढ़ाया क्या, कभी जिक्र भी नहीं किया होगा। बैकअप स्टॉप को शब्द ही नहीं सिखाया। देखो तुम्हें लग रहा हो सर नंबर ऑफ टर्न कैसे, यार जो करंट सेटिंग है ना, करंट सेटिंग कुछ और बीमारी नहीं, आप कम या ज्यादा नंबर ऑफ टर्न को ही सिलेक्ट करते हो बस, और कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न को चेंज करके आप बदल सकते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। हमेशा याद रखो प्राइमरी रिले के लिए, जैसे जिस भी रिले के लिए ये ज्यादा है ना, वो पहले ऑपरेट कर जाएगी, पहले ये चलेगी और ये बाद में चलेगी। प्लग सेटिंग फुल फॉर्म याद रख लो, पीएसएम की फुल फॉर्म क्या है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। जलना ये बताओ जरा, देखो क्या कॉमन सेंस है और क्या चीज याद है तुम्हें, सवाल पढ़ो पहले ढंग से। भारत में 22 केवी से 66 केवी तक ग्रामीण बाहरी अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्किट ब्रेकर। ग्रामीण वैक्यूम, और वैक्यूम इसमें दिया नहीं, तो कई बार लाइनें बहुत सारी लिख दी सवाल में, लेकिन मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि ग्रामीण बाहरी एरिया के लिए तो वैक्यूम वाला है। एयर ब्लास्ट रेलवे के लिए बढ़िया है, सब 6 तो कम ज्यादा मीडियम सबके लिए फेवरेट, क्योंकि हवा से 2 से 3 टाइम बेहतर है, बहुत बढ़िया है भाई, है ना, लेकिन महंगा है सब 6। अच्छा जी, ये आ जाओ भाई, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के लिए, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के लिए रेंज कितनी होती है, ये तुम्हें डाटा दिया है, ये रटना पड़ेगा। नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। 3.3 केवी से 11 केवी तक देखो क्या करते हैं ना, जैसे न्यूट्रल आता है तो न्यूट्रल को एक तो सीधे जमीन में गाड़ दो तो वो सॉलिड ग्राउंडिंग होती है, एक पहले उसमें रेजिस्टेंस लगाओ फिर ग्राउंड से जोड़ो, वो रेजिस्टेंस ग्राउंड होती है, फिर इसमें रिएक्टेंस जोड़ो फिर लगाओ तो वो रिएक्टेंस ग्राउंडिंग होती है। तो इसका एक डाटा है ये, तो हमेशा याद रखना बेटा, इसीलिए मैंने थोड़ा डाटा बेस्ड भी दिए हैं, ये स्टैंडर्ड्स है, इन्हें आप चेंज नहीं करोगे। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग को हम इस्तेमाल करेंगे 3.3 केवी से 11 केवी तक, ठीक है, जो भी इस रेंज की मशीन है उसमें हम रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग को हम लोग प्रीफर करेंगे। अच्छा जी, ये नहीं है इसमें ना, ये नहीं नहीं, ऊपर का ये काट दो, ये सवाल है पीटरसन कॉइल में, पीटरसन कॉइल में ये सवाल अगर आ जाता तो आईटीआई के मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि इसलिए जब आप चाहे यूपी आर्विनल देखो, यूपी पीसीएल देखो, इवन चाहे आप आईटीआई का जेई का किसी का पेपर देखो, बहुत डेप्थ में ना जाके ऊपर ऊपर से सारी चीजों को टच करने की कोशिश है एग्जामिनर की। तो हमने थोड़ा सा न्यूट्रल ग्राउंडिंग से इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों को। तो एक तो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग 3.3 से बेटा 11 केवी तक याद रखिए। ये सवाल अगर आता है, हम जरा इधर हाल चाल देख ले, सी इज राइट, एग्जैक्टली हम भी यही कह रहे हैं, सी इज राइट, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये मानो बेटा इसे 99% लोग सी ही करके आएंगे और ये गलत है। इसे 99%, 99 से भी ज्यादा, और हम गारंटी ये ले रहे कि तुम में से भी पढ़ाने के बाद भी तुम गलत करके आओगे। नोट करो, इस रिकॉर्ड करो हमारे शब्द को।
हम कह रहे हैं ना रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब से काट के रख लेना, हमने पढ़ा दिया, पेपर में आ गया, तब भी तुम में से भी गलत करके आओगे। हमेशा याद रखना ये शर्त आती है एक्सएल बराबर एक्सी बाई 3, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो, एक्सएल बराबर एक्सी। अब देखो ना, हम इसे इसलिए नहीं भूलते, एल, एल का मतलब लो, ये एक्सएल कम है, लो, और लो कब आता है, जब किसी नंबर को भाग दी जाती है। तो एक्सएल बराबर एक्सी बाई 3। अब 1/3 को क्या लिखोगे रे, 0.33 एक्सी। तो ऑप्शन ए ये था करेक्ट। और ये बता दूं आपको कि सबसे बेस्ट ये मानी जाती है दोस्त, न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो मानी जाती है ना, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग में पीटरसन कॉइल सबसे अच्छी ग्राउंडिंग मानी जाती है। और ये इसका दूसरा नाम, या कहें कि इसका जो प्रिंसिपल है ना, वो इंडक्टिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के जैसा ही होता है। और इसका दूसरा नाम रेजोनेंट या रेजोनेंस ग्राउंडिंग भी होता है। ये इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजें हैं जो धरातल पे चलती है। चले भाई बच्चों, नेक्स्ट। हाँ भाई बच्चों बोलो जरा, करो जी इस सवाल को। अब कुछ फॉर्मूला है बेटा, इनसे बाहर हमें पता कुछ नहीं आएगा। लोड फैक्टर बराबर में एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, या फिर ये भी लिखते हैं देखो, यूनिट्स इन यूनिट जनरेटेड, तो बराबर में लोड फैक्टर गुणा मैक्सिमम डिमांड गुणा टाइम। बेटा एक इस पे आ रहा है आजकल, बेटा एक डिमांड फैक्टर पे आता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। बेटा ये भी एक से कम है यार, ये भी एक से कम है भाई। एक डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, सम ऑफ इंडिविजुअली मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड एट पावर स्टेशन, वो एक से ज्यादा है। अब एक प्लांट कैपेसिटी भी हुआ करता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। बेटा इसे क्या लिखते हो, एवरेज लोड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी, ये सारे लिखा रखे हैं तुम्हें। अब ये देख लो क्या कह रहा, अधिकतम मान कितना है 25 है, और औसत भार कितना है 15 है। तो लोड फैक्टर बराबर में 15/25, 25 छका 150, 0.6 में गड़बड़ ये कर देंगे बच्चे, इसे भी ए करके आ जाएंगे, ये प्रतिशत है। तो 0.6 का मतलब है यार बच्चों 60%, 60% यानी कि सी। तुम ये कर नहीं रहे क्या, ये किया करो यार इन्हें। हाँ चलो, अब ये रहा जी सॉलिड ग्राउंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग इज अडॉप्टेड फॉर वोल्टेज बिलो। तो ये भी याद रखो 0.6 kV, नहीं ये 0.46 kV के लिए सॉलिड डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग, कम हो गया ना। चले आगे, चलो ये रहा बेटा, ये बताना है कि निम्न में से कौन सा दोष सबसे अधिक बार होता है। और नहीं, फिर नालायक को ये कह रहा है नॉट करेक्ट। भावो क्यों हो जा रहे हो, पढ़ो पर पढ़ो, आंसर करो। नॉट करेक्ट मतलब 3 फेज फॉल्ट और एलएल, सी होगा, ये रहा जी सी। ठीक है भाई बच्चों, चलो जी। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को ये था, लेकिन हमेशा याद रखो जब भी हम लोग बात करते हैं, मान लिया गेट वेट का एग्जाम हो, तो मैं इन्हें तो पढ़ा रहा था पावर सिस्टम, इन्हें तो मैंने हर एक एंगल से बताया इन्हें कि 1/3 ZL - ZN वो सब कराया। लेकिन डायरेक्ट अगर आ रहा है, बहुत ज्यादा कोई डिटेल में जा नहीं रहा, तो देखो जी ये सीक्वेंस है बेटा आपके फोल्ड के खतरनाक होने की। 3 फेज फोल्ड, उसके बाद LLG, इसके बाद L, और फिर LG।
ये तुम्हारी एक प्रॉपर सीक्वेंस है, इसको फॉलो ऑफ करना है आपको। और ये दर्शाती है सबसे खतरनाक होने को, सेवरिटी ऑफ फॉल्ट, यानी कि दोष की गंभीरता को लिखो। आज तो पेपर हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, हम कह तो रहे 2 पैक, नहीं सॉरी 2 ढक्कन। ये सबसे इंटरेस्टिंग करेक्टर था। आज पेपर नहीं था कि आज भी सवाल था, इसका मतलब ये सोच के ही चढ़ गई से, और सोच तब से सोचे जा रहा भाई ये। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होगा, गुड। चलिए बेटा, फॉल्ट एनालिसिस है, करिए। जैसे विभिन्न अस्मित दोष धाराओं का मिलान कीजिए। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है बेटा, इनका मिलान कर दीजिए। कल भी पावर सिस्टम के लगाएंगे, 2 दिन तो ठीक है, ठीक है। कल भी पावर सिस्टम के, फिर परसों करेंगे मेजरमेंट वाले पोर्शन के, ठीक है। कल भी पावर सिस्टम जनरेशन वाले और इसी के और सवाल। अरे ओ भाई, ये एलएलजी में तो ये आता है आईएफ बराबर में, एलजी में 3 बाई ये नहीं आता, सॉरी एलजी, एलजी कहाँ है, ये वाला ए का 3 देखो का इसमें, और एलएल में तो ये आता है ए का 3, ए का 3 हो गया, बी का 1 और सी का 2, ये है। इसे याद रखो। अच्छा, मैं भूल गया था कि पेपर कल होगा, अरे आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। इस मामले में मेरी याददाश्त बढ़िया नहीं है। बच्चा कह रहा है कि याद दिला दिया उसने कि सर आप कह रहे थे कल पेपर हल करवाओगे, यही तो कहा था मैंने, कल करवा देंगे। आओ भाई बच्चों, ये बताओ, लोड के समांतर एक डिवाइस को स्थापित करके पावर फैक्टर में सुधार किया जा सकता है जिसमें नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, अरे भाई सुधार करना है, सुधार करने अपरेंट पावर का तो हमने महत्व नहीं रखा ना, तो हमें इनकरेक्ट देखना है। इनकरेक्ट हो गया, रजिस्टिव कैसे पावर फैक्टर को सुधार देगा, अबे लीडिंग रिएक्टिव पावर होनी चाहिए भाई, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो क्या करोगे, ऑल ऑफ दीज पावर फैक्टर सुधारने के लिए पैरेलल में ऐसा कुछ लगाओ ना इसमें लीडिंग रिएक्टिव पावर हो। चलो भाई, पावर कंपनियां पावर फैक्टर को सुधारने में रुचि रखती है क्योंकि इंक्रीज द वोल्ट एम्पियर, अगर पावर फैक्टर अच्छा होता है तो वोल्ट एम्पियर कम होता जाता है। भाई शायद आप भूल गए, ये अपरेंट पावर वी आई यानी कि वोल्ट एम्पियर, ये फाई, ये वी ए आर, ये वॉट। अच्छा करोगे तो अच्छा करने का मतलब ये लाइन यहां ऊपर की तरफ, तो ये और कम होगा, तो पावर फैक्टर अच्छा होने से डिक्रीज द वोल्ट एम्पियर, तो ये इनकरेक्ट था। ठीक है भाई, अब ये दूसरा देखो जरा, नॉट इनकरेक्ट दे रहा है यानी कि करेक्ट। अब ये कह रहा है डिक्रीज द वीएआर, मतलब वोल्ट एम्पियर ये वाला, तो वोल्ट एम्पियर डिक्रीज तो हो रहा है ना, ओके देख लो डायग्राम में, ये ठीक था जी। इंक्रीज द लाइन करंट, पावर फैक्टर बढ़ने से लाइन करंट कम होता है क्योंकि IL बराबर आप P/√3 VL cos फाई नहीं लिखाया था अभी शुरुआत में, ये भी इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट बताना है, तो क्या है ओनली, तो ठीक है भाई। क्या हो गया, इतने गहराई में क्यों जा रहा मनीष बाबू, ये तो बहुत सीधा साधा सवाल था।
बस हमने तुम्हारी नॉलेज को स्टेटमेंट के जरिए से परखा है और कुछ नहीं। चले फिर, चलो जी, बहुत चैलेंज है आज की डेट में पावर फैक्टर, तो चलो भाई आगे। पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए किस डिवाइस को पावर सिस्टम से कनेक्ट करना चाहिए? देखो जी, संट में इंडक्टेंस को तो गलती से भी मत कर देना, ये फेरेंटी इफेक्ट को कम करता है। देखो, फेरेंटी इफेक्ट को कम करता है, कम करता है। ठीक है भाई बच्चों। सीरीज इंडक्टेंस, ये फोल्ड को, शॉर्ट सर्किट फोल्ड करंट को लिमिट करता है। सीरीज कैपेसिटेंस स्टेबिलिटी बढ़ाती है या फिर पावर ट्रांसफर क्षमता। तुम लगाते हो संट में कैपेसिटर, ये है नहीं, तो हम क्या करें भाई? नन ऑफ दीज। ठीक है। वाटर इज यूज्ड ओनली फॉर कूलिंग पर्पज इन, नॉट रॉन्ग। क्या ये? अच्छा, नॉट रॉन्ग, करेक्ट ना, यानी कि सही। किस किस में यूज करते हो दोस्त? थर्मल में क्यों नहीं करते भाई कूलिंग के लिए? अबे पूरी गैस, पूरी स्टीम जाएगी, पानी के कैसे चलेगा भाई? कंडेंसेशन होगा, पानी लोगे। न्यूक्लियर में नहीं करोगे, कंडेंसर तो वहां भी है। तो किस किस में जरूरत है? 1 और 3। तो किस में है? हाइड्रोलिक में है क्या? अबे वो पानी से ही बना रहा है सब भाई, यहां कुछ स्टीम स्टीम का मैटर तो नहीं है ये। तो हमारे लिए क्या है? 1 और 3। ठीक है जी। अब हम देंगे आपको एक नंबर, उस पर भेजेंगे आप पेपर, हम बनवाएंगे उस पर पीपीटी, और कल हम 6 बजे से, या हो सकता है कल मैं आपको पीपीटी लेकिन शाम तक ही बनेगी, तो 5 साढ़े 5 बजे जब भी मैं फ्री रहूँगा क्लास को चेक कर लेना, और कल कर लेंगे पेपर को सॉल्व। शाम तक 70-75 सवाल तो एक बंदा बना लेगा, तो 75 को कल सॉल्व कर लेंगे, 75 को परसों लगा लेंगे। ठीक है भाई। तो बाकी मुलाकात होगी आपसे कल, कोई छुट्टी नहीं है आप लोगों की। आपकी क्लास तो लूंगा मैं, नहीं तो ये जितने तुम्हें इस रिदम में लाता हूं वो सब फिर तुम्हारी टूट जाती है, फिर गड़बड़ हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। कभी कभी हमारे वीडियो भी शेयर कर दिया करो, इतने बुरे तो यार हम हैं नहीं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी तरह ले भाई बस दोस्त।